हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो ये जो एक सीरीज चल रही है इसके अंदर मैं जेईई मेंस 2019 के जो 8 क्वेश्चन पेपर्स हैं इसके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं, लास्ट वीडियो होगा ये इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का। तो इसमें मोस्टली 12 जनवरी के जो क्वेश्चंस हैं इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के, उसका डिस्कशन हो रहा है। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ए मेटल ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर फॉर्म्स एक्स. X upon hydrolysis with water yields H2O2 and O2 along with another product. The metal is. तो यहाँ पे कोई एक मेटल लिया, उसको हमने एक्सेस ऑफ एयर में छोड़ दिया, तो या तो ये ऑक्साइड बना होगा या ये परऑक्साइड बना होगा या फिर ये सुपर ऑक्साइड बना होगा। सुपर ऑक्साइड भी बन सकता है। अब ये जो भी हमारा कंपाउंड बन गया इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो परऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों बन गए। तो इसका मतलब है कि ये जो भी हमारे पास में मेटल है इसका जो भी कंपाउंड होगा ऑक्सीजन के साथ, इसके अंदर ऑक्सीजन किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से ये -1 में भी जा रहा है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से ये 0 में भी जा रहा है। तो यहाँ पे जो है 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग प्रोडक्ट हैं और इन दोनों ऑक्सीजन कंटेनिंग प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट है। एक में -1 है और एक में 0 है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट में जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग रिएक्टेंट रहा होगा वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं रहा होगा। तो ये तो एक एग्जांपल डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप का एग्जांपल हो गया। तो और जो हमारे पास में वेरियस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, तो सुपर ऑक्साइड्स में और परऑक्साइड्स में जो है डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है। एक्स अगर एक परऑक्साइड है तो फिर इसके हाइड्रोलिसिस से जो है परऑक्साइड तो बनेगा नहीं, वो तो डिस्प्रपोर्शनेट होकर के ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन बना देगा, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सीजन बना देगा। तो यहाँ क्योंकि वो -1 से -2 और 0 में जाएगा, यहाँ पे ये -1 और 0 में आया है, तो इसका मतलब -1 और 0 के बीच में कहीं प्रेजेंट रहेगा, तो वो सुपर ऑक्साइड हो सकता है। और सुपर ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे बिगर साइज का जो एल्कली मेटल है वो इजीली सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। तो रुबिडियम जो है वो बेटर चॉइस है इसके अंदर, बाकी सबके लिए ऑक्साइड्स या परऑक्साइड्स जो है वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मेटल डी ऑर्बिटल्स दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स इन K3COCN6, डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स, तो लिगेंड के पाथ में जो डी ऑर्बिटल्स रहेंगे वो हमें ढूंढना है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए जब आप स्प्लिटिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि जो 3 एक्सिस हैं उनके अलोंग जो है वो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। तो जो अलोंग दी एक्सिस जो ऑर्बिटल्स के लोब्स लाई करेंगे वो डायरेक्टली जो है लिगेंड्स को फेस करने वाले होंगे, और अलोंग दी एक्सिस जो होता है वो dx² - y² एंड dz² वाला होगा हमारा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास में Mn2CO10 इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स हैविंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। सो व्हेन metal is directly bonded to carbon in a compound, we call such compound as an organometallic compound. तो यहाँ पे जो है मैंगनीज कार्बन बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक नेचर ऑफ दिस कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑफ मैंगनीज। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, वाटर सैंपल विद बीओडी वैल्यूज ऑफ 4 ppm एंड 18 ppm रेस्पेक्टिवली आर। तो जब बीओडी वैल्यू वाटर की 5 और लेस होती है तभी वो एक टाइप का क्लीन वाटर होता है, और 10 और मोर अगर हो जाती है तो वो मोस्टली जो है पॉल्यूटेड वाटर की कैटेगरी में आ जाता है। आप ये अपनी टेक्स्ट बुक अगर देखोगे तो उसके अंदर जो है मेंशन होगा कि क्लीन वाटर जो है, क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, ठीक है, whereas highly polluted water would have a BOD value of 17 ppm और more। तो एक सैंपल का बीओडी है 4 ppm, दूसरे सैंपल का बीओडी है 18 ppm। तो 4 ppm वाले को हम कहेंगे क्लीन और 18 ppm वाले को हम कहेंगे हाईली पॉल्यूटेड। किसी एक वीडियो में आपने देखा होगा कि अगेन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक का बीओडी 10 था और दूसरे का बीओडी जो है वो 20 था, तो दोनों ही पॉल्यूटेड थे, 20 वाला मोर पॉल्यूटेड है। तो जब बीओडी जो है वो 17 और मोर हो जाता है तो वो एक पॉल्यूटेड वाटर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एलिमेंट विथ Z = 120 नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी एन ए। तो ये कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 बताया जा रहा है, अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ है। तो अगर ये होगा तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑल ब्लॉक्स एंड ऑल पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। तो जो लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का उसका एटॉमिक नंबर है 118th,
118 इज द एलिमेंट, और वो एक नोबल गैस है। और न्यू पीरियड जब स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर तो वो किसी एक एल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और उसका नेक्स्ट मेंबर जो होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो 118 तक हमारा जो 7th पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है, और 7th पीरियड कंप्लीट होने के बाद में 8th पीरियड अगर आए होगा तो ये वाला जो एलिमेंट है वो 8th पीरियड के अंदर ही आएगा, और ये जो है 119 वाला जो होगा वो एक एल्कली मेटल होगा। यहाँ पे हमें 120 को डिस्कस करना है, 120 की पोजीशंस फाइंड आउट करनी है, तो ये एक एल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है करेक्ट चॉइस आ जाएगी। स्लाइड पे एक और क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10⁻³ मोलर कैल्शियम सल्फेट इज। तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में हमें हार्डनेस फाइंड आउट करना है। तो हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जस्ट फाइंड आउट कर लेना है हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वुड बी प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू जनरेट हार्डनेस सिमिलर टू द कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जितनी हार्डनेस क्रिएट कर रहा है उतनी हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट अगर क्रिएट करेगा तो उसके कितने इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसका मास निकाल लेते हैं। तो सपोज हमें जो इसका मास रिक्वायर्ड होगा वो W ग्राम होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो 50 हो जाएगा। तो ये इसके इक्विवेलेंट आ गए। अब कैल्शियम सल्फेट के इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। ये 10⁻³ मोलर गिवन है, तो इसका मतलब हो गया कि 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 10⁻³ मोल्स हैं। तो इक्विवेलेंट्स इसके अगर हम देखेंगे तो इसका जो n फैक्टर है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास में जो है मास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। सो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन। यहां पे मैंने एज्यूम किया है कि जो सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल होगी। तो सोल्यूशन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल होगी तो फिर जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। हमने 1 लीटर सोल्यूशन लिया है, दैट इज 10⁻³ ml सोल्यूशन हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये W के लिए सॉल्व करेंगे तो 50 × 2 × 10⁻³ हो जाएगा, तो दैट इज 100 × 10⁻³ ग्राम। अब हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन। तो 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन में जो है इसका मास कितना होगा। तो 10⁻6 ग्राम में सोल्यूशन 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन में मास निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 10⁻³ एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, ये हमारे पास में जो है वो सिचुएशन आ जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10⁻³ और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में ppm में। 100 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। तो 100 ppm जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन दी हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, द कैथोड इज मेड आउट ऑफ। तो ये एक जैसे हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस को अगर देखेंगे तो एक स्टील का वेसल होता है, उसकी जो इनर वॉल्स होती है कोटेड विद ग्रेफाइट, उसको हम कैथोड की तरह यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे प्योर एल्यूमिनियम को तो कंसिडर किया नहीं जा सकता, कॉपर कैन नॉट बी यूज, प्लेटिनम कैन नॉट बी यूज। जस्ट थोड़ा जनरल नॉलेज अगर लगाओगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इतने जो है हाई कॉस्ट मेटल कैसे यूज कर सकते हैं, कोई हमें छोटा सा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड्स तो लेना नहीं होगा। सो इन एनी वे आप एग्जांपल देखना, तो अपनी टेक्स्ट बुक को अगर देखोगे तो उसमें भी आपको डायरेक्टली ये नजर आएगा। पेयर ऑफ मेटल आयंस दैट कैन गिव अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.9 बोर मैग्नेटॉन फॉर द कॉम्प्लेक्स। तो 3.9 बोर मैग्नेटॉन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये जो एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है, वाटर है इसके अंदर, वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है ये। तो हम देख लेते हैं कि किसके पास में जो है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वेनेडियम है, कोबाल्ट है और क्रोमियम है। इनको अगर हम देखते हैं, वेनेडियम के पास अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमें नजर आ रहे हैं। जिसके पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा एक आंसर हो जाएगा। सेम नंबर होना चाहिए और 3.9 बोर मैग्नेटॉन के बेसिस पर अगर देखेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आने चाहिए। तो वेनेडियम 2+ को अगर हम देखते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम
23 होगा, तो ये वेनेडियम जो होगा वो 3d34s2 होगा, और यहाँ पे 2+ स्टेट के अंदर ये 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3। अब कोबाल्ट को अगर हम देखेंगे तो कोबाल्ट 2+ स्टेट में कोबाल्ट होता है 3d74s2, तो यहाँ पे ये 3d7 होगा, और 3d7 में ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के अंदर इक्वल है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इनका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी इक्वल ही होगा। बाकी किसी को आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट आ जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज मैं Fe2+ को अगर लेता हूं, तो Fe2+ जो है वो 3d6 होगा, तो 3d6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके बेसिस पे कोबाल्ट का और ये जो हमारे पास में फेरस है इसका सेम नहीं हो पाएगा। वेनेडियम का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, फेरस का निकाल चुके हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें भी सेम नहीं आएगा। मैंगनीज 2+ को अगर हम देखेंगे तो इसके पास में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 5 हो जाएंगे, 3d5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। और क्रोमियम 2+ को अगर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 4 मिल जाएंगे, 3d5 4s1 होता है। तो यहाँ से 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पीछे बचेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट चॉइस जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट देखिए, पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हम जो करते हैं कार्बोनेट्स के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन हम हाइड्रोक्साइड्स के लिए करते हैं, ठीक है। इन टाइप के जो ओर्स होते हैं इनके लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास में A1 ऑप्शन है, इसमें एक ऑक्साइड है और एक कार्बोनेट है, तो इसके लिए तो कैल्सिनेशन करना ही होगा। सेकंड के अंदर भी एक ऑक्साइड है और एक कार्बोनेट है, इसमें भी कैल्सिनेशन करना होगा। थर्ड के अंदर एक ऑक्साइड है और एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, इसके लिए भी कैल्सिनेशन करना होगा। फोर्थ में दोनों जो है ऑक्साइड्स हैं, इसमें कोई कैल्सिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, तो ये एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो है ये कुछ नाइट्रोजन का कंपैरिजन जो है वो कुछ लेंथेनॉइड्स के साथ हमें करना है। एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन भी एक पार्ट आ गया। तो इसको देखिए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो जो है हमारे पास में वेरियस लेंथेनॉइड्स जो है इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को अगर हम देखेंगे तो ग्रेजुअली जो है ये डिक्रीज होती रहती है, बट इसके अंदर कुछ जो है आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। और इन एक्सेप्शंस के अंदर एक जो ये यूरोपियम है ये भी आपको नजर आएगा, यूरोपियम जो है वो भी नजर आएगा। अब जनरल जो एक ट्रेंड दे रखा है उस ट्रेंड के अंदर तो यही होगा। तो ग्रेजुअली जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है लेंथेनम से, सीरियम से, और यूरोपियम की तरफ जब हम मूव करेंगे। और ये जो हमारे पास में होल्मियम आ गया, तो सीरियम स्मॉलर वाला है, होल्मियम थोड़ा सा इसे बड़ा है, ठीक है। और यूरोपियम जो है वो होल्मियम से भी पहले आ जाएगा। बट यूरोपियम के अंदर जो है वो एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिगेस्ट साइज होगा वो यूरोपियम का हो जाएगा, उसके बाद में सीरियम आएगा, फिर होलियम आएगा। नाइट्रोजन तो एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं ये तो स्मॉलेस्ट इन साइज ही होगा। बाकी सब जो है वो देखिए 6th पीरियड और 6th पीरियड के जो मेंबर्स हैं ये, तो 6th पीरियड के मेंबर्स होने की वजह से इनके जो साइज जो है एटॉमिक साइज बहुत बड़ी होगी। बस यहाँ पे ये जो यूरोपियम और सीरियम है इसमें जो है डाउट क्रिएट हो गया। तो ये एक डेटा टेबल गिवन है एटॉमिक रेडियाई लेंथेनॉइड्स के चैप्टर्स के अंदर देखेंगे तो वहां पर आइडिया लिया है, एग्जामिनर ने वहां से पिकअप किया कि ये क्या है। जस्ट जैसे मैं अगर शो करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए कि ये टेबल है, इस टेबल के अंदर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन मतलब मार्क भी किया है। तो ये यूरोपियम है हमारा,
तो यहाँ से ये जो एग्जामिनर ने जो है एक आइडिया पिकअप किया है कि कैसे, तो ये जितनी भी ऐसी टेबल्स बनी हुई है, इन टेबल्स को आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से स्टडी करना है। यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं, जो जनरल ट्रेंड है उसमें जो डेविएशंस हैं, जो ब्रेक्स हैं, उनको ऑब्जर्व करना है और अपने नोट्स में ऐड करना है और अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन। कैटिनेशन, जो मैक्सिमम कैटिनेशन होता है वो ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर होता है, और ग्रुप 14 एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम जो है कार्बन के अंदर होता है, फिर थोड़ा बहुत सिलिकॉन के अंदर होता है, बाकी के अंदर और कम हो जाता है। लेड बीइंग ए मेटेलिक एलिमेंट डू नॉट शो एनी कैटिनेशन एबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। नेक्स्ट, the element that show greater ability to form p-pi multiple bonds. Second period elements have a high ability, greater ability to form p-pi multiple bond with itself and with other सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, स्पेशली कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है वो कार्बन की है। सबसे कम जो एबिलिटी होती है वो थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड वाले जो होते हैं। हायर पीरियड एलिमेंट्स हैव अ लेसर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, दे हैव ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म डी पाई एंड डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आ गया है। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन को जब हम एल्कली के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। इसके डिस्प्रपोर्शनेशन का एक प्रोडक्ट तो क्लोराइड आयन ही होगा, और दूसरा प्रोडक्ट ये टेम्परेचर पर और जो कॉन्सेंट्रेशन है एल्कली की उस पर डिपेंड करेगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन और कोल्ड कंडीशन के अंदर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, हाइपोक्लोरस सॉल्ट बन जाता है, हाइपोक्लोराइट बन जाएगा। और हायर कॉन्सेंट्रेशन और हायर टेम्परेचर पर जो है ये क्लोरेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें क्लोरीन जो है वो रिड्यूस होकर के क्लोराइड में चला जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरेट में चला जाएगा। तो क्लोराइड एंड क्लोरेट हमें फाइंड आउट करना है, ये गिवन है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो ये इस टाइप से जो है इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस थे इन सब का हमने एक कंप्लीट डिस्कशन सा कर लिया है। अब इस डिस्कशन से जो भी आपकी एक लर्निंग है उसको समराइज करिए, उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए, अगेन नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। अगेन मैंने आपको कुछ सोर्सेज बताए हैं कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप से आ रहे हैं। वापस से एनर्जी कलेक्ट करिए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।